हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 रीलोड वीडियोस करने जा रहे हैं डियर, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ पुरानी वीडियोस हैं जिनमें क्वालिटी इश्यूज रहे, क्योंकि हम लोगों को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी उन चीजों के बारे में, तो धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है अगर आप 9.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Sum of first P, Q and R terms of an AP are A, B and C respectively. Prove that this expression is equal to 0. ठीक है, सबसे पहले आप देखिए आपको sum of P terms दिया है, तो sum of P terms आपको क्या दिया हुआ है A। फॉर्मूला लगा दीजिए sum of P terms का, that is n by 2 2A n minus 1D। n की जगह पर यहाँ पर क्या है P है, तो वही हमने फॉर्मूला लगाया है। SP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n by 2 2A plus n minus 1D equal to A। अब अगर आप जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपने इसी के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर 0 लाना है, तो मैंने यहाँ पर ध्यान दिया कि मुझे A अपॉन P चाहिए, B अपॉन Q चाहिए, C अपॉन R चाहिए, तो मैंने यही किया। यहाँ से जो P था आपके पास, ये वाला जो P था, ये मैं इसके अपॉन में ले आई। बिल्कुल कर सकते हैं डियर, P बाय 2 का रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ P को वहां लेकर जा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है, तो P न्यूमरेटर में है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो A बाय P की वैल्यू आपके पास आ गई। सिमिलरली A बाय P को आप, ये जो आपने वैल्यू निकाली से इक्वेशन 1 ले लिया, फिर आपको दे रखा है सम ऑफ Q टर्म्स इक्वल टू B। आप देख सकते हैं सम ऑफ Q टर्म्स इक्वल टू B, सम ऑफ R टर्म्स इक्वल टू C। सेम जैसे आपने यहाँ करा है, सेम यहाँ पर सम ऑफ Q टर्म्स का फॉर्मूला लगाइए, Q बाय 2 2A प्लस Q माइनस 1D इक्वल टू B। Q जो है यहाँ से आप डिनोमिनेटर में ले आए, राइट, यहाँ न्यूमरेटर में है, आ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपके पास B बाय Q की ये वैल्यू आ गई। बिल्कुल सेम सम ऑफ आर टर्म्स आपको दे रखा है C, फॉर्मूला लगा दीजिए R बाय 2 2A R माइनस 1 D इक्वल टू C। ये जो R है ये वहां उसके अपॉन में चला गया और आपके पास C बाय R की वैल्यू आ गई। तो अब आपने क्या करना है डियर, आपने जो ये तीन वैल्यूज निकाली हैं, ये एक्सप्रेशन आपने ले लेना है और A बाय P की जगह ये वैल्यू, B बाय Q की जगह ये वैल्यू और C बाय R की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपने। उसके बाद आपका काम बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल अलजेब्रा आपने अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन हमने लिया और जो वैल्यूज थी ये देखिए, A बाय P की जगह हमने ये वैल्यू रख दी और Q माइनस R तो चल ही रहा था, और B बाय Q की जगह ये वैल्यू आ गई, R माइनस P इंटू में चल रहा है, C बाय R की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, P माइनस Q चल रहा है। अब इन तीनों एक्सप्रेशन में से आपने हाफ कॉमन ले लिया और हमने क्या करा, D को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2A प्लस PD माइनस D। एक ब्रैकेट ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है Q माइनस R से। सेम ये हो गया 2A प्लस QD माइनस D, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करना है R माइनस P से। सेम 2A प्लस आर डी माइनस डी, इसे मल्टीप्लाई करना है आपने P माइनस Q से। अब आपने कुछ नहीं करना डियर, बहुत आसान है। 2A को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, PD को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस D को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली 2A को इन दोनों से, QD को इन दोनों से, माइनस D को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2A को इन दोनों से मल्टीप्लाई, RD को इन दोनों से। जब आप सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे डियर, तो सारे एक्सप्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं कट रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, सबके सब जो आपके पास है वो कट रहे हैं। ये 2AR है नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, सारे एक्सप्रेशन आपके पास कट जाएंगे, सारी टर्म्स आपके पास कट जाएंगी, यहाँ बचेगा 0। 0 को आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, बस हाँ अगर आपको वो वाली बात समझ में आ जाए कि हमें A बाय P और B बाय Q और C बाय R की वैल्यू निकालकर उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m और n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एक ही एपी है, अलग अलग एपी नहीं है। द रेशियो ऑफ सम ऑफ m और n टर्म्स ऑफ एपी इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो अगर एक ही एपी है तो a और d सेम होंगे, जो हमने 9th क्वेश्चन करा था उसकी तरह a और d अलग अलग नहीं होंगे। शो दैट रेशो ऑफ mth और nth टर्म इज दिस, तो हमें शो करना है कि mth और nth टर्म का रेशो ये है। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है, सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया,
सम का क्या फॉर्मूला होता है, m/2 2a प्लस m माइनस 1d, सेम n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू में हमें दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया डियर, और ये जो m अपॉन n था ये वहां जाके रेसिप्रोकल हो गया n अपॉन m, तो एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, एक n से एक n कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा, ये एक्सप्रेशन, और यहाँ पर क्या बचा, m अपॉन n। अब आप एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास एक एपी है, दो अलग अलग एपीज नहीं है, एक ही एपी के बारे में हमारे यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास ए और डी में रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एन को इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो एन को इससे करोगे तो 2an, इससे करोगे एम एन डी, इससे करोगे माइनस एन डी, m को इस पूरे एक्सप्रेशन से 2am m एन डी माइनस एन डी। अब अगर आप देखें तो m एन डी से कट जाएगा अगर आप इसे यहाँ लेकर आते हैं तो। अब आपने क्या करना है, d वाली टर्म्स एक तरफ और a वाली टर्म्स एक तरफ, तो ये a वाली टर्म है इसे हम लेफ्ट साइड पे ले आए, और ये d वाली टर्म है इसको हम राइट साइड पे ले आए। तो एन डी को हमने पॉजिटिव ऐसे आगे लिख दिया, एम डी आपके पास नेगेटिव था इसे पीछे लिख दिया। यहाँ से क्या कॉमन है डियर, 2a कॉमन है, क्या रह जाएगा n माइनस एम। यहाँ से क्या कॉमन था, d कॉमन था, n माइनस एम। अब अगर आप n माइनस एम को इसके अपॉन में लाएंगे तो वो कट जाएगा, और आपके पास a और d में एक रिलेशनशिप आ गया, दैट इज 2a इक्वल टू d। चलिए कुछ तो हेल्प होगी। अब हमें बेसिकली करना क्या था, mth और nth टर्म का रेशो ये प्रूव करना था। तो चलिए mth और nth टर्म देखते हैं कैसे निकलेगी यहाँ पर। mth टर्म अपॉन nth टर्म, नाउ mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस एम माइनस वन डी, और ये हो गया a प्लस एन माइनस वन डी। अभी अभी हमने ऊपर प्रूव करा है कि 2a जो है वो d के इक्वल है, तो अब da की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, d की जगह 2a। अब 2a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, ये हो गया 2am माइनस 2a 2an माइनस 2a, राइट। 2am को हमने आगे लिखा, प्लस a में से माइनस 2a गया माइनस a, सेम प्लस a में से माइनस 2a गया माइनस a। इसमें से क्या कॉमन है डियर, a कॉमन है, ऊपर भी और नीचे भी, a से a कट जाएगा, और जो आपको प्रूव करना था वही चीज प्रूव हो गई। mth और nth टर्म का रेशो 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। देखिए डियर, हम बार बार आपको ये वीडियो में बात बोल रहे हैं कि प्लीज आप हमारी वीडियो जब भी देख रहे हो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 कराना है, अभी हमारा 12 खत्म हो गया, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 13 को रीड कर लीजिए हमारे से पढ़ने से पहले। ये अच्छा रहता है कि आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए सॉल्यूशन से पहले। कई लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ जाता है बट उन्होंने क्वेश्चन समझा ही नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या है, क्या मांग रहा है, क्या उसमें गिवन है, ये चीजें आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज दिस, mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो गिवन काफी कुछ है और वही आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है और mth टर्म गिवन है। देखिए कभी भी आपके पास इस तरीके से nth टर्म दे दी जाए या सम ऑफ n टर्म्स दे दिया जाए, तो इसमें हम जनरली 10th क्लास में भी आपने सीखा है, बस n की जगह 1 2 3 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप n की जगह 1 पुट करेंगे, s1, तो यहाँ पर आपने 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 1, 1 इंटू 5 5, ठीक है, इक्वल टू 8। अब आप बताइए सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही तो हुई ना। अगर आपके पास मैं यहाँ पर एपी लिख दूं और मैं आपसे कहूं कि यार फर्स्ट टर्म का सम निकालो, तो फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही तो हुआ। ठीक है, तो S1 तो मींस A1 है। फिर हमने यहाँ n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करा बोथ साइड, ये हो गया आपके पास 22। नाउ S2 का मतलब क्या है, दो टर्म का सम, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम आपको 22 दे रखा है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8, और सेकंड टर्म की वैल्यू आपने निकालनी है। तो सेकंड टर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी, 22 माइनस 8, तो आपके पास एक बार सेकंड टर्म भी आ गया। अगर आपके पास सेकंड टर्म भी आ गया, आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गया, तो फिर तो कॉमन डिफरेंस बहुत आसान है, डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1। तो 14 में से 8 माइनस करा, आपके पास क्या आ गया डियर, डी आ गया। तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है। आपको एक और चीज गिवन थी, mth टर्म की वैल्यू 164, फॉर्मूला लगा दीजिए mth टर्म का, mth टर्म इक्वल टू 164 a प्लस एम माइनस वन डी, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 6, 8 वहां जाके माइनस हो गया 156, 6 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास m की वैल्यू आ गई, राइट, इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP। तो 8 और 26 के बीच में आप देखिए हमने 5 नंबर्स इंसर्ट करे, और वो खुद बोल रहा है कि ये 5 नंबर इस तरीके से इंसर्ट करा जाए कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, जो सीक्वेंस आपके पास गिवन है, दैट सीक्वेंस इज इन AP।
उसने खुद ही बता दिया कि ये सीक्वेंस एपी में है। तो इसका मतलब इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या हुई 8, और इस एपी की ये कौन सी टर्म हुई 1 2 3 4 5 6 7th टर्म हुई, राइट, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीक्वेंस लेना है। 8 से 26 के बीच में 5 टर्म्स आपने ऐड करनी थी, और ये पूरी चीज आपके पास एक सीक्वेंस थी। तो उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म ये हो गई, और काउंटिंग के हिसाब से 7th टर्म आपके पास ये हो गई। तो फर्स्ट टर्म इज 8, 7th टर्म इज 26। इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, 7th टर्म का फॉर्मूला खोल देते हैं, a प्लस n माइनस 1d, दैट इज a प्लस 6d इक्वल टू 26। a की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, वहां जाके माइनस हो गया, 6 से डिवाइड कर दीजिए, d की वैल्यू आ गई। अब कोई टेंशन नहीं है, d को इसमें प्लस करते जाइए। 8 में 3 प्लस करेंगे 11, 11 में 3 प्लस करेंगे 14, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, आपके पास वो 5 नंबर्स निकल कर आ जाएंगे जो आपने 8 और 26 के बीच में इंसर्ट करे हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए, question number 15 is a good question, important also. 16 is also very important and good question. आपको दे रखा है if a की पावर n plus b की पावर n upon a की पावर n minus 1 plus b की पावर n minus 1 is the arithmetic mean between two numbers a and b. Find the value of n. तो डियर, वैसे तो आपको अर्थमेटिक मीन पता है दो नंबर्स के बीच में। अगर मैं आपको कहूं कि a और b के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यानी एक्सप्रेशन का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2। बट एपी में भी आपने याद रखना है, कभी भी दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालने को कहा गया है तो वो नंबर्स को प्लस कर दीजिए डिवाइड बाय 2। तो आपको ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है इक्वल, दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, और आपको ये एक्सप्रेशन देकर कहा गया n की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर तो कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा कि क्या होगा, तो एक काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2 की पावर an, ये हो जाएगा 2 की पावर bn, और ये वाला पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट साइड एज इट इज, a को हमने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करना है, देखिए बेस सेम है, बेस सेम है इन दोनों का, और जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस 1। इन दोनों का बेस सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है, पावर्स भी अलग है, तो ये नॉर्मली लिख दिया हमने a b की पावर n माइनस 1। इन दोनों का भी बेस अलग है, पावर्स भी अलग है, एज इट इज लिख दो इनको। इन दोनों का देखिए फिर से बेस सेम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, यानी n माइनस 1 प्लस 1। तो ये माइनस 1 से प्लस 1 ये कट गया आपके पास, ये बचा एज इट इज चल रहा है, ये बचा a की पावर n, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये बचा b की पावर n। अब आपने क्या करना है, a की पावर n को यहाँ लाकर माइनस कर दीजिए, b की पावर n को भी यहाँ लाकर माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास 2an में से a की पावर n माइनस हो गई। वैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, सारे a की पावर n वाले एक साथ कर लिए, मतलब ये एज इट इज यहाँ पर है, ये वाली चीज लेफ्ट साइड पर आ गई और ये वाली चीज लेफ्ट साइड पर आ गई, और जो b की पावर n वाले थे उनको सबको राइट साइड पे ले लिया, दैट मीन्स ये यहीं पे है, ये यहीं पर है, ये वाली चीज आपके पास यहाँ आ गई। ठीक है, 2an में से a की पावर n चला गया, तो a की पावर n ये तो एज इट इज था ही था, इसको हमने आगे लिख दिया डियर, क्योंकि नेगेटिव टर्म पीछे होनी चाहिए। प्लस बी की पावर एन में से ट्वाइस ऑफ बी की पावर एन माइनस करेंगे तो बी की पावर एन। अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी a की पावर n है, यहाँ पर भी a की पावर n है, तो हमने a की पावर n कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा b, और यहाँ क्या बचा a की पावर माइनस 1, क्योंकि a की पावर n तो आपने कॉमन ले ली, a की पावर माइनस 1। सेम यहाँ से क्या कॉमन है, b की पावर n, यहाँ a बचेगा b की पावर माइनस 1 और माइनस 1 जो कि यहाँ का बचा आपके पास। ठीक है, अब देखिए किसी की भी पावर अगर नेगेटिव होती है तो उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी जो a की पावर माइनस 1 है ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, सेम ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन b। तो b इंटू 1 अपॉन a इज b अपॉन a इंटू 1 अपॉन b। हम आपको क्या बता रहे हैं डियर, आपने पढ़ रखा है कि किसी की भी पावर नेगेटिव हो तो वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो वही चीज बस हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा b अपॉन a, ये हो जाएगा a अपॉन b। नाउ एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया a माइनस बी अपॉन ए, और ये हो गया a माइनस बी अपॉन। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इस वाले एक्सप्रेशन से कट जाएगा, अगर आप इसे यहाँ लेकर आते तब भी कट जाता, राइट, तो आप ऐसे काट सकते हैं इसको। अब आपके पास क्या बचा a की पावर n अपॉन ए, और यहाँ बचा b की पावर n अपॉन b। बेस सेम है, पावर्स डिवाइड, सॉरी बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो a एक बार लिखा n माइनस 1, सेम b एज इट इज लिखा n माइनस 1। अब देखिए हमें देखा है, हमने काफी हद तक सिंप्लीफाई कर लिया, इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, छोटे से एक्सप्रेशन पर आ गए, बट स्टिल यहाँ पर आप n की वैल्यू नहीं निकाल सकते। दो एक्सप्रेशन तभी इक्वेट होते हैं जब उनके बेस सेम हो कहीं ना कहीं, पर इनके तो बेस भी अलग चल रहे हैं। तो हमने क्या किया,
इस वाली चीज को बोथ साइड डिवाइड कर दिया, यानी b की पावर n-1 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, या आप कह सकते हैं इसे यहाँ डिनोमिनेटर में लिया है, जो भी आपको समझ में आए। तो b की पावर n-1 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, a बाय बी होल की पावर, अगर आप इसे समझे a बाय बी होल की पावर n-1, तो क्या हम यहाँ पर a बाय बी होल की पावर 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a बाय बी होल की पावर 0 इज नथिंग बट 1। किसी की भी पावर 0 1 होता है डियर, किसी का भी पावर। तो यहाँ पर है a बाय बी होल की पावर n-1 और ये बन गया a बाय बी होल की पावर 0। ऑन कंपैरिजन n-1 इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1 आ गई। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा समझिए, दोबारा रिवाइंड करिए और इसे करके जरूर देखिएगा, सिर्फ समझने से बात नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरा तो बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये, और अच्छा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted such a way that resulting sequence is an AP। ठीक है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है। एंड रेशो ऑफ 7th and m-1th नंबर इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। चलिए, इसने बोला 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट करो। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें 14th की, एटलीस्ट उसमें बताया तो था कि 5 नंबर इंसर्ट करने हैं या 8 नंबर इंसर्ट करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स तो बताई थी ना कितने इंसर्ट करने हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं बताया, यहाँ पर ये बोला कि 1 और 31 के बीच में आपने m नंबर्स इंसर्ट करे, यानी कितने इंसर्ट करे ये तो बताया ही नहीं, बट ये जरूर बताया है कि जितने भी नंबर आपने इंसर्ट करे ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एपी बन जाएगा। तो अगर ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एपी है तो उस हिसाब से आपकी फर्स्ट टर्म हो गई 1, और ये कौन सी टर्म होगी आप बताइए? फर्स्ट टर्म ये है, बीच में m टर्म्स है, तो m प्लस 1 टर्म्स तो आपके पास हो ही चुकी थी, तो ये कौन सी टर्म हो गई आपके पास? m प्लस 2। या आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए अगर बीच में हमने 8 नंबर्स इंसर्ट करे होते, ठीक है, 8 नंबर इंसर्ट करे होते तो 2 ये हो जाते, यानी कितना हो जाता? ये 10th टर्म हो जाता ना, अगर m की वैल्यू 8 होती तो। m की वैल्यू अगर 15 होती, यानी अगर आपने यहाँ पे 15 नंबर इंसर्ट करे होते तो 15 और 2 टर्म ये 17 टर्म आपके पास होती और ये a17 होता। सिमिलरली आपने बीच में m नंबर्स इंसर्ट करे हैं, 2 टर्म ये हो गई, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? m प्लस 2, और ये कौन से नंबर पर है? लास्ट नंबर पर है, यानी ये आपकी m प्लस 2th टर्म है 31, राइट। चलिए, आप सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ले लीजिए, a m प्लस 2 इक्वल टू 31, फॉर्मूला खोलते हैं, a प्लस n-1d इक्वल टू 31, n की जगह पर ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है डियर आपके पास? 1, 1 वहां जाके माइनस हो गया, m प्लस 1d इक्वल टू 30, d की वैल्यू आ गई 30 अपॉन m प्लस 1। तो चलिए, ये तो गिवन से हमने इस्तेमाल कर लिया, ये फर्स्ट टर्म दी थी और ये हमारे को टर्म दी थी, जैसे हमने 14th क्वेश्चन में किया था, हमने ये वैल्यू भी निकाल ली, d की वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या दिया है वो ज्यादा समझने की जरूरत है, आपको दिया रेशो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, मान लीजिए ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, हमें नहीं पता कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, बट जो नंबर 1 है वो एक्चुअली में टर्म कौन सी है? सेकंड। जो नंबर 2 है वो एक्चुअली में टर्म कौन सी है सीक्वेंस की? थर्ड टर्म। जो नंबर 3 है वो कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म। तो अगर ये कह रहा है सेवेंथ नंबर, तो वो टर्म कौन सी होगी? 8th। और अगर वो कह रहा है m-1th नंबर, तो टर्म कौन सी होगी? एक एक्स्ट्रा करिए, यानी 1 प्लस करिए उसमें। तो अगर हम m-1 में 1 प्लस करेंगे तो इसका मतलब एक्चुअली में mth टर्म है, राइट। तो यही चीज बस ध्यान देने वाली थी कि हमें जो रेशो दे रखी है वो नंबर्स के बीच में दे रखी है, हम नंबर्स के बीच में रेशो नहीं ले सकते, हमें तो टर्म चाहिए ना, एपी की टर्म कौन सी है। तो बेशक वो नंबर 1 है लेकिन टर्म सेकंड है, नंबर 2 है वो टर्म थर्ड है, तो अगर 7th नंबर है तो टर्म उससे नेक्स्ट वाली होगी, यानी 8th। इस तरीके से अगर ये नंबर है तो टर्म उससे नेक्स्ट वाली। अब हमें इन दोनों टर्म का रेशो दे रखा है, तो रेशो देख लेते हैं। a8 अपॉन am आपको 5/9 दे रखा है, फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a प्लस n-1d, सेम यहाँ पर भी a की वैल्यू डियर आप लोगों के पास 1 है और d की वैल्यू है 30 अपॉन m प्लस 1, जो हमने अभी निकाली थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। बस अब आपको थोड़ा सा अलजेब्रा लगाना है और m की वैल्यू निकालनी है। तो 1 एज इट इज, ये हो गया 210 अपॉन m प्लस 1, ये एज इट इज। 30 को हमने m-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30m-30 अपॉन में m प्लस 1, ऊपर भी और नीचे भी एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद m प्लस 1 से m प्लस 1 कट जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास आ रहा है m प्लस 210 11 और यहाँ पर आ रहा है 31m-29, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, राइट।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ उस वजह से कि जो बच्चे हैं वो 7th नंबर को 7th टर्म ले लेते हैं, जबकि वो 7th नंबर है और टर्म उससे नेक्स्ट वाली होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुत आसान है। अ मैन स्टार्ट रिपेइंग अ लोन ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 100, इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 5 रुपीज पर मंथ, व्हाट अमाउंट विल बी पे इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो जो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपए की है और वो हर इंस्टॉलमेंट में 5 रुपए इंक्रीज कर रहा है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, 105 रुपए की, उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 110 रुपए की। तो जो एपी है वो आपके पास इस तरीके का बन गया। आपसे पूछा है 30th इंस्टॉलमेंट, ये तो नहीं पूछा ना टोटल 30 इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है, 30th इंस्टॉलमेंट, तो आपको A30 निकालना है। फर्स्ट टर्म आपके पास 100 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 है, A30 फाइंड आउट कर दीजिएगा, सिंपल। चलिए, The difference between any two consecutive interior angle of polygon is 5 डिग्री। पॉलीगन क्या होता है डियर, कोई भी फिगर जो साइड्स की मदद से बनती है, लेंथ साइड्स की मदद से बनती है, उसे हम पॉलीगन बोलते हैं, क्लोज्ड फिगर। सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्राइंगल, फिर आपके पास क्वाड्रिलेटरल आता है, फिर पेंटागन है, हेक्सागन है, मतलब ऐसा फिगर जो आपके पास साइड्स की मदद से बनाया जाता है, लाइन सेगमेंट की मदद से बनाया जाता है। तो इसने कहा कि आपके पास एक पॉलीगन है, हम नहीं बता रहे उसकी साइड्स कितनी है, बट उसके एंगल्स का डिफरेंस 5 डिग्री है। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल है 120 डिग्री, आपको बताना है उस पॉलीगन की साइड्स कितनी है। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास एपी क्या बनेगी, सबसे छोटा एंगल है 120 डिग्री और हमें ये भी बता रखा है कि एंगल्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 डिग्री, यानी जो नेक्स्ट एंगल होगा वो 125 डिग्री का होगा, उससे नेक्स्ट एंगल 130, क्योंकि सबसे छोटा एंगल था तो बाकी के एंगल इससे बड़े ही होंगे। ये एपी हमारे पास आ गई। सबसे पहले हमने क्या करा, सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला लगा दिया एपी के हिसाब से, सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ए की वैल्यू है 120, डी की वैल्यू है 5, वो पुट कर दी, आपके पास सम ये आ गया। अब डियर आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ रखा है किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 होता है। तो ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है और ये आपने एपी से निकाला है। दोनों से निकल क्या रहा है, इस पर्टिकुलर पॉलीगन के एंगल्स का सम, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक बन रही है आपके पास 5n² प्लस 235n, ये यहाँ आकर माइनस हो गया। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये आपके पास आ रही है, इसको भी आप 5 कॉमन लेकर वहां 0 ले जा सकते हैं, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो n की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 16 और एक 9। 16 नहीं हो सकती आपके पास, क्यों, अगर आप A16 निकालते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, आपने A16 निकाला, दैट इज A प्लस 16 माइनस 1d, तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ गई 195। कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो पॉलीगन है इसमें 16 साइड्स नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, 9 साइड्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।